मैं अजय कुमार चौधरी एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का तीसरा चैप्टर जो है क्रांतिकारियों का युग के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्रांतिकारियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक का दौर रहा। इस दौर में हम देखेंगे कि यूरोप में क्या क्या हुआ। तो यूरोप में देखेंगे कि नेपोलियन के पराजय के बाद वहाँ पर पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई थी। अब हम देखेंगे कि सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा कोशिश करने लगे, क्योंकि बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। उसके बाद जो राष्ट्रवादी थे ये अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर उदारवादी राष्ट्रवाद को क्रांतिकारी जोड़कर देखे जाने लगा, यानी दोनों के बीच में एक खींचातानी चलने लगा। बुर्बो राजवंश वो पुरानी व्यवस्था चाहते थे, वहीं पर उदारवादी राष्ट्रवाद नई विचारधारा के तहत फिर से वहाँ पर परिवर्तन चाहते थे। अब देखेंगे कि इन सारे परस्पर विरोधी विचारों के बाद भी वहाँ पर जो उदारवादी थे उनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे जो इस तरह की विचारधारा को आगे की ओर अग्रसर कर रहे थे। इसमें थे प्रोफेसर, स्कूली शिक्षक, अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे हुए लोग शामिल थे। ये लोग जो थे उदारवादी राष्ट्रवाद को मदद दे रहे थे और इन्हीं के मदद से सहयोग से ये राष्ट्रवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा आगे की ओर बढ़ रही थी। अब हम देखेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हो रही थी यूरोप में, वो क्षेत्र कौन कौन सा था। वो क्षेत्र था आपका इटली और जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड। ये सारे एरियो में ये सारे चीज़ें हो रही थी। अब देखेंगे कि प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। अब हम देखेंगे कि 1815 के पहले जो बहाल किए गए बुर्बो राजवंश को फिर से क्या हुआ, 1830 में जब क्रांति हुआ फिर से बहाल किए गए। 1815 के बाद बुर्बो राजवंशों को फिर से उखाड़कर फेंक दिया गया। अब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। अब वहाँ पे फ्रांस में एक संवैधानिक राजतांत्रिक व्यवस्था की गई। अब समझ सकते हैं कि उसमें अध्यक्ष जो थे लुई फिलिप्स, उनको गद्दी पर बैठाया गया। अब हम समझ सकते हैं कि फ्रांस में जो ये सारी चेंजिंगें हो रही थी, ये फ्रांस में चेंजिंग जो हो रही थी इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ रहा था। इसी बात को देखते हुए मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक ने एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी बहुत मजेदार है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इस क्रांति का असर ब्रसेल्स पर भी पड़ा। अब यूनाइटेड किंगडम जो था वह नेदरलैंड से कट के अलग हो गया। एक महत्वपूर्ण घटना जिसे पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग को राष्ट्रीय भावनाओं के संचार में बांध दिया। वो घटना क्या थी? वो घटना थी वो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब देखेंगे कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ कि 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के प्रसार के कारण यूनानियों का अंतर्जातीय संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। यूनान राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग थे यूनान में, वो छिप के रहते थे और राष्ट्रवादी को यूरोप के अनेक लोग समर्थन प्राप्त था। यूरोप जो यूनानी संस्कृति को पसंद करते, यूरोप के जो लोग थे वो यूनानी संस्कृति को पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? वो जानते थे कि यह यूनानी संस्कृति हमारी सभ्यता संस्कृति का पालनहार है। अब हम देखेंगे कि वहाँ के बुद्धिजीवी, कलाकार, कवि यूनान के यूरोप की सभ्यता का पालना बताकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यूरोप के लोगों को लगता था कि यहाँ पर हमारी संस्कृति फलती फूलती है और यहीं के लोग हमारी संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं। यूनान मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध जनमत जुटाया, एकजुट हुआ और
इस कार्य के लिए अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया, क्योंकि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है। और पैसा यहाँ पर कहाँ से आ रहा था? जो अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन थे, उन्होंने धन इकट्ठा किया, युद्ध लड़ने गए और 1824 में बुखार लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और कुस्तुनतुनिया के संधि के बाद यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। अब ये सब जो चेंजिंग हो रहा था यूरोप पर, बाकी और यूरोप पर भी इसका असर पड़ते जा रहा था। अब हम देखेंगे इसका एक पॉइंट है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या है? राष्ट्रवाद के विकास केवल युद्धों और क्षेत्रों के विस्तार से नहीं हुआ। कोई भी लड़ाई का एक कारण नहीं होता है, उसके अनेकों कारण होते हैं। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद की भावना पर भी लोग उसमें शामिल हुए, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। अब देखेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई, जैसे कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत इत्यादि। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें थी जो वहाँ के लोगों में रची बसी हुई थी, ये राष्ट्रवाद को विकास के भावना में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई। रूमानीवाद देखेंगे, रूमानीवाद क्या होता है? रूमानीवाद उस विचारधारा को कहते हैं जो कहानियाँ बना के जिससे लोग अग्रसित हो, उनके विचारों को झकझोरा सा सके उस कहानी के माध्यम से, इस तरह की कहानी को रूमानीवाद कहते हैं। इस तरह का कहानी रूमानीवाद का शुरुआत हुआ। अब हम देखेंगे कि रूमानी कलाकार राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। आमतौर पर रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा मंडित की आलोचना की। ये तर्क वितर्क तो किए, लेकिन साथ ही साथ जो विज्ञान जो था उसकी इन्होंने आलोचना भी। किस तरह के लोग? रूमानीवाद विचारधारा के लोग उसकी आलोचना भी की। जगह जगह भावनाओं के अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। ये लोग रहस्यवादी विचारधारा को अग्रसित किया, लोगों को भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया। अब देखेंगे इनका प्रयास क्या था, इनकी सोच क्या थी। रूमानीवाद लोगों का एक साझा सामूहिक विकास की अनुभूति करना, एक ऐसी संरचना चाहते थे जिसमें सभी लोग साझा संस्कृति सामूहिक विकास की अनुभूति कर सके कि हम लोग एक हैं। एक साझी सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र को आधार बनाए, साझी समझ, साझी सोच, साझी सामूहिक विकास को एक सांस्कृतिक जो था उसको राष्ट्र का विकास में आधार बनाया। कौन? रूमानीवाद। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रेसफ्रीड रूमानी कृतिक कर दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों, लोक कथाओं से प्रकट होती थी। स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करना वहाँ पर एक प्रचलन सा बन गया। अब हम देखेंगे कि वहाँ की लोकप्रियता लोक बोलियों को बल दिया गया, यानी कि जो स्थानीय बोली थी उसको प्रोत्साहित किया गया। अब हम देखेंगे कि रूमानी लोग जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानियाँ चली आ रही थी उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया। अब देखेंगे इसमें दो महत्वपूर्ण भाइयों का नाम आता है। विल्हेम ग्रीम बंधु, जिनका जन्म 1785 या 1786 1786 में हुआ था। ये पुरानी लोक कथाओं का संग्रह बनाया, एकत्र किया, और एकत्र करने के बाद 6 साल घूम घूम के जगह जगह से लोगों की वैसी कहानियाँ जिसका कहीं लिखित प्रमाण नहीं है, उस कहानियों को इकट्ठा किया और 1812 में उस कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया, जिससे कि लोगों के विचार जागृत हो सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था।
अब हम देखेंगे कि प्राचीन राष्ट्रीय भावना नहीं बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय भावना जनतंत्र तक पहुंचाना चाहते थे, वैसे लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे जो निरक्षर थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पास इस तरह की सोच को उनके पास पहुंचाना चाहते थे जिससे राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जा सके। यह सब पोलैंड में हो रहा था, जिसका 18वीं सदी में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। ये सारी जो चेंजिंग हम देख रहे हैं, इतना जो कहानी, लोक कहानी भाषा पर जो हो रहा था, ये सब पोलैंड में हो रहा था। तो पोलैंड में हो रहा था, लेकिन वही पोलैंड 18वीं सदी में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने इसका विभाजन करके तहस-नहस कर दिया था। लेकिन पोलैंड अब स्वतंत्र भूभाग नहीं था, क्योंकि इसको आपस में लोग बांट लिए थे। अब हम देखेंगे संगीत भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। एक कॉमन चीज था, क्योंकि अलग अलग तो बांट लिया गया, लेकिन बोलियां जो थी, लोक कहानियां थी, संगीत था, ये तो आपस में बंधा हुआ था। जैसे किरोल कुपिस्को ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने अपेरा और संगीत से गुणगान किया। अपेरा संगीत से गुणगान किया। पोलेनेस और माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। यानी कि जो लोक कला थी उसको इस तरह से बनाया गया, इस तरह से लोगों के बीच में रखा गया कि वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। अब हम देखेंगे, ये तो देखे कहानी, लोगों के विचार किस तरह से अग्रसर हुआ। अब हम देखेंगे कि भाषा भी राष्ट्रवाद की जगाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना को विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। रूसी कब्जे वाले इलाके थे, जहां रूस का कब्जा था, वहां पर पोलिश भाषा को बलपूर्वक बंद कर दिया गया। जहां स्कूलों में पोलिश भाषा के द्वारा पढ़ाई होता था, उस स्कूलों में पोलिश भाषा को जबरन बंद करा दिया गया और उन बच्चों पर जबरदस्ती रूसी भाषा को लाद दिया गया। ये भी एक रीजन बना राष्ट्रवाद की भावना, क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस लैंग्वेज को वो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, उनके पूर्वज पढ़ते आ रहे हैं, और उनको एकाएक बाइंड करके अपनी भाषा ला दिएगा तो लाजिम है कि वो तो एकजुट होंगे। यही तो हो रहा था। अब हम देखेंगे परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1831 में रूस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह हो गया। वहाँ के लोगों ने रूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किस भावना से ग्रसित हो गए? राष्ट्रवाद की भावना से ग्रसित हो गए, राष्ट्र की भावना से ग्रसित हो गए, क्योंकि अब वो लोग इसको गुलामी की तरफ देख रहे थे और मुक्ति चाहते थे। सशस्त्र विद्रोह मतलब हथियार वाला विद्रोह हो गया, इसमें हथियारों का प्रयोग किया गया, लेकिन रूस ने इस विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया। अब हम देखेंगे राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। राष्ट्रवादी विरोधियों ने भाषा को एक हथियार बनाया। अब क्या हुआ कि वहां देखेंगे कि जैसे पोलिश भाषा बोलाता था, अब वहां पे रूसी भाषा को जबरदस्ती लादा जा रहा था। तो चर्च में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। चर्च में धार्मिक शिक्षा के लिए पोलिश भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, जिसको रोक लगा दिया गया। अब देखेंगे कि वहां पे परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पादरियों को जेल में डाल दिया गया। जो रूसी भाषा में कार्य नहीं करते थे उनको जेल में डाल दिया गया। कुछ को तो साइबेरिया सजा के लिए भेज दिया गया। अंततः पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में देखे जाने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रांस में जो क्रांति की मिसाल जो जली, वो धीरे धीरे किस तरह से बाकी सब जगह यूरोप में फैल गया। इसमें एक चीज और मायने रखता है कि ये लोग जो क्रांतिकारी थे, ये कहाँ से इनमें राष्ट्रवाद की भावना का सूत्रपात हुआ। वो जगह था यूनान, जिसे कि आपको बता दिए। यूनान से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे यूरोप में फैल गया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका 3.1 एक समाप्त हो गया है। आगे भी एक सीरीज और आएगा इसमें, है ना। आप लोग बने रहिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।